नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 20 जीके और जीएस का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें वैसे ही क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ये सारा क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 7 है, ठीक है। इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 7 है और इसके पहले 6 वीडियो जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी वही क्वेश्चंस डाले गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सीरीज़ ही आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करें। एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, है ना, अगर आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कहता है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सूर्य देवता, ठीक है। छठ पूजा जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है निम्न में से कौन असमतापी जंतु नहीं है? ठीक है, असमतापी ये जंतु नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खरगोश। खरगोश जो है वो असमतापी जंतु में नहीं आता है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र कक्षा में अपना पहला रोबोटिक डॉकिंग किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो आप वैसे भी जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अम्ल का जो स्वाद होता है, अम्ल का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है और दही और सिरका में अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद भी खट्टा होता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एक बताना है कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध से जो है वो दही बनने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काबिनी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। कावेरी की सहायक नदी काबिनी नदी है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गोदावरी नदी से। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जो है ये भाग 4, ठीक है, भाग 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, भाग 4 जो है इसमें क्या लिखा गया है? नीति निर्देशक तत्व, है ना, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व लिखा गया है। जो भाग 4 हैं इसमें किस अनुच्छेद तक ये वर्णन किया गया है? तो इसका ये राइट आंसर क्या होगा? इसका जो होगा वो 36 से 51, ठीक है। कितना? 36 से 51, यानी आपको अनुच्छेद जो है 36 से 51 कहाँ मिलेगा? भाग 4 में मिलेगा और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 44 जो है वो
इसी के रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये भाग 4 में मिलेगा आपको। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। और भाग 4 में आप देखेंगे 36 से 51 तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये भाग 3 जो है, ठीक है, ये भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 6 जो है इसमें ये कहता है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग 4 के बारे में तो आप देख लिए है ना। और भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 कितना से भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद कितने होते हैं? 5 से लेकर के 11, ठीक है, 5 से लेकर के 11। आपको अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 आप इसे याद रखेंगे। चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसे इस क्वेश्चन से इतना सारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट, है ना, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हर्षचरित, है ना। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट रचना है, इसे आप याद रखेंगे। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने की थी। पाणिनि आप याद रखेंगे, पाणिनि। चलिए अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल, आप इसे याद रखेंगे, अबुल फजल। हर्षचरित का तो अभी आप देख लिए, ठीक है, कौन? बाणभट्ट। चलिए और माल विकांगनी मित्रम की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वो कालिदास ने की थी। आप इसे याद रखेंगे, सारा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डल झील, ठीक है। डल झील जो है इसे रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? ये चिल्का झील उड़ीसा में है, आप इसे याद रखेंगे। कीठम झील जो है वो आगरा में है। लोकटक झील जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। और डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी होने का श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान, आप इसे याद रखेंगे, टीपू सुल्तान। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस संशोधन ने 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को सक्षम बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 93वां संशोधन। 93वां संशोधन जो है इसके तहत जो है वो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण को सक्षम बनाया दोस्तों। और 27% जो आरक्षण दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो ये जो आरक्षण मिला है वो कौन से आयोग के सिफारिश पर मिला है? आपको यहाँ बता दें कि ये मंडल आयोग, ठीक है, आप याद रखेंगे कि मंडल आयोग की सिफारिश पर ये मिला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1999। आप इसे याद रखेंगे, 1999। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आरटीआई, ठीक है, आरटीआई कब लागू हुआ? ठीक है, आरटीआई जो है वो कब लागू हुआ आप बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 2005, इस 2005 में आरटीआई लागू हुआ। आप इसे याद रखेंगे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो 1999 ईस्वी है, जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताया कि 2005 ईस्वी में आरटीआई लागू हुआ। आप इसे याद रखें। चलिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या करता है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा 24वां संशोधन अधिनियम 1971। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है दोस्तों। आपको ये बताना है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके और उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को ये जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये कौन से संशोधन में किया गया? तो आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा रैखिक संवेग का संरक्षण। ठीक है, रैखिक संवेग का संरक्षण, आपको ये आंसर बताना है। चलिए देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीजांड। आप इसे याद रखेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, भारत का जो सबसे साक्षर राज्य है वो केरल है, और जहाँ पर साक्षरता दर बिल्कुल कम है वो कौन है? वो आंध्र प्रदेश है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, आपको ये बताना है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में बता। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, किसी भी देश की औसत आय निकालने के लिए उस देश का कुल आय जो है, उस देश की कुल आय जो है, उस आय को उस देश की कुल जनसंख्या के से अगर विभाजित कर दिया जाता है तो क्या मिलता है? औसत आय मिलता है। आपको ये याद रखना है। चलिए तो इसके अनुसार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करता है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय का नाम क्या है और वो किस स्थान पर है? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसके शासनकाल के दौरान चाणक्य प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 प्रश्न को काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस किया और इसके सारे सॉल्यूशंस को देखा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।